भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई। दोनों ही देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि आपसी रिश्तों को और सुपरहिट लेवल पर ले जाया जाए। इस मुलाकात को और किन मुद्दों पर चर्चा हुई बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। तो नीरज बताइए, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, वैसे तो उनकी 4 दिवसीय यात्रा है, आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। किस तरह की चर्चाएं हैं और दोनों देश अब किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत दौरे पे हैं और भारत दौरे के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई और कई समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 9 साल पहले हिट फॉर्मूला यानी हाईवेज और ट्रांसवे का जो दिया था वो हिट साबित हुआ है दोनों देशों के रिश्तों में, और आने वाले वक्त में दोनों देश सुपर हिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और कई समझौते पर दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। पावर सेक्टर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, व्यापार की बात करें और दूसरी परियोजनाओं की बात करें। रिवाइज ट्रांजिट एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है। इसमें इनलैंड वाटरवेज को भी शामिल किया गया है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जनरेशन में इस तरह के एग्रीमेंट एक बार में होते हैं। दूसरी अहम बात की पावर सेक्टर की बात करें तो अभी मौजूदा में 450 मेगावाट बिजली का निर्यात नेपाल भारत को करता है, लेकिन अगले 10 साल में दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि अगले 10 साल में दोनों देशों के बीच नेपाल की तरफ से भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसले थे और बॉर्डर मसले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बॉर्डर मसले को बैरियर नहीं बनने दिया जाएगा और इसका समाधान किया जाएगा। और तमाम क्षेत्रीय दूसरे मसले भी हैं, उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ। पुष्प कमल दहल, जिन्होंने अपने मौजूदा कार्यकाल में भारत को पहली विदेश यात्रा के लिए चुना है, चीन की तरफ से निमंत्रण था लेकिन चीन वो नहीं गए, भारत के दौरे पर आए और इस यात्रा से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुपरहिट होंगे। चलिए, तो भारत और नेपाल सुपरहिट रिश्तों की तरफ आगे बढ़ने के लिए सहमत हैं और क्या उसका रोड मैप होगा वो बता रहे थे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी। बहुत शुक्रिया। इधर मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बावजूद हिंसा की खबरें आ रही हैं। अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान नेताओं से लेकर अलग अलग संगठनों तक से मुलाकात की है और शांति बनाए रखने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में हिंसा की वजह गलतफहमियां हैं, इसलिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बना कमीशन इसकी जांच करेगा। सीबीआई भी हिंसा से जुड़े 6 केसेस की जांच करेगी। शाह ने कहा कि हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। कल से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और अगर किसी के पास हथियार मिलते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई जाएगी। अमित शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। इसमें से 5 लाख राज्य सरकार तो 5 लाख केंद्र सरकार देगी। वहीं हिंसा में घायल लोगों को उनकी और जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उनके लिए भी गृह मंत्रालय राहत पैकेज जारी करेगा। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। मुझे लगता है एक बार राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में पीस कमेटी घूमकर सबको सुनेगी। मैंने भी सुना है, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। मैंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी किया है, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस को। वो दोनों ग्रुप भी अभी अपने यहाँ इस पर विचार कर रहे हैं। एक बार वार्ता शुरू होगी तभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इधर अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सिलिकॉन वैली में बिजनेसमैन से मुलाकात के दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें पता है कि उनका फोन टैप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, हेलो मोदी जी। बुधवार शाम को राहुल गांधी सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है, कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। भारत में संस्थाएं किसी और के हाथ में हैं। राहुल ने अपनी संसद सदस्यता जाने पर कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। वो शायद पहले इंसान है जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है। I don't think when I joined politics,
2004, I ever imagined what I see going on in our country. It was way outside anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगे हाथों पलटवार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी का नहीं बल्कि देश का अपमान कर रहे हैं। देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में, और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। तो अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर क्यों मचा है ये इतना घमासान? क्या राहुल कर रहे हैं देश का अपमान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर विदेश में बयान, देश का अपमान, आज का आवाज अड्डा। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सभी पहलवानों और गवाहों से पूछताछ पूरी कर ली है। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब तक जैसा पहलवानों ने मांगा सारे कदम उठाए गए हैं। मामले की जांच संवेदनशीलता से की जा रही है और सभी खिलाड़ी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। ये देश का कानून सबके लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है। खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की, और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है। लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट के बाद वो होगी। वहीं आज एक बार फिर से बृजभूषण सिंह ने इस बात को दोहराया कि वो पुलिस जांच के बाद किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फांसी पर लटक जाएंगे। मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। मई में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल के रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ के मुकाबले ये 1.57 लाख करोड़ पर आ गया है। डिटेल हमारे साथ देंगे हमें आलोक प्रियदर्शी, हमारे सहयोगी। तो आलोक, लगातार बढ़ रहा था जीएसटी कलेक्शन, लेकिन इस महीने ये गिरावट क्यों? बिल्कुल, देखिए, ये अप्रैल महीने से तुलना जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं मई महीने में गिरावट होती है, क्योंकि अप्रैल महीने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि 1,87,000 करोड़ रुपए अप्रैल में रिकॉर्ड हुआ था, उसमें ईयर एंडिंग होने का फैक्टर, साथ ही साथ ई-वे बिल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा उसमें दर्ज किए गए थे। तो कई सारे फैक्टर होते हैं और अप्रैल महीने का आप पिछले साल भी उठाकर देखेंगे तो कलेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन देखें तो जो ये अब की बार कलेक्शन आया है 1,57,000 करोड़ रुपए के आसपास, ये भी कोई बुरा नहीं है। एक तरह से देखें तो ये लगातार ऐसा पूरी 5 बार ऐसा हुआ है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और लगातार 14वीं बार
1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन ये दर्ज किया गया है। तो जीएसटी में कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन रही थी कि ये जो 1,87,000 करोड़ का जो आंकड़ा आया था कहीं ना कहीं उसके आसपास ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम आया है। लेकिन अगर देखें तो सालाना ग्रोथ जो अगर इसके पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो 12% ग्रोथ है, और इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट की वजह से ज्यादा कलेक्शन, एक तरह से कलेक्शन ज्यादा है, करीब 83,000 करोड़ रुपए इसकी वजह से आए हैं। इसका भी ग्रोथ रेट करीब 11% है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब मैं बता दूं कि सेस कलेक्शन भी करीब 11,000 करोड़ रुपए हुआ है। तो सेस कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि लोग ऑटो पे गाड़ियों पर खर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ लग्जरी चीजों पर भी खर्च कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये काफी अच्छा संकेत है। जीडीपी में भी अच्छा कल देखने को मिला था, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा है, और जाहिर सी बात है ये इकोनॉमी और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक काफी अच्छा संकेत है। चलिए, तो पूरी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत। और आलोक हमें समझा रहे थे कि आखिर ये नंबर क्यों डिप होता हुआ दिख रहा है मई के अंदर, और बुरा नंबर नहीं है। लगातार चौथी बारी मौका है कि 1,50,000 करोड़ से ऊपर का ये नंबर देखने को मिला है। इनफैक्ट ये 5वीं बार है। सो ये नंबर खराब नहीं। और अप्रैल में क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन आता है, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा होता है, तो नंबर वहां पर ऊपर दिखाई देता। बहुत शुक्रिया आलोक के इस अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के 1200 छोटे उद्योगों को अचानक जीएसटी का नोटिस मिला है। इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट की बिक्री के आधार पर जीएसटी का दावा किया गया है। गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक इसी तरह के नोटिस कर्नाटक और महाराष्ट्र के कारोबारियों को भी मिले हैं। क्या ये पूरा मामला समझने के लिए देखिए ये केतन जोशी की रिपोर्ट। गुजरात के हजारों एमएसएमईज को जीएसटी विभाग का नोटिस मिलने लगा है कि अगर आपने इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट बेचा है तो आप 18% जीएसटी तुरंत भरें। ये जीएसटी नोटिस उन तमाम कारोबारियों को मिल रहा है जिन्होंने जीएसटी लागू होने की तारीख से अब तक प्लॉट की खरीद बिक्री की है। हमने साइखा जीआईडीसी में कुछ साल पहले प्लॉट लिया था, लेकिन वहाँ असुविधा होने के कारण हमने उसको 1.5 साल पहले बेच दिया। अभी जीएसटी की हमको 67 लाख की जीएसटी की रिकवरी की नोटिस आई है, जो कि अभी भरना बहुत ही मुश्किल है। 2018 में हमने मंजू से जीआईडीसी में प्लॉट सेल किया था। जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमें अभी प्लॉट कीमत और सेल कीमत पर 18% जीएसटी भरने का समझ दिया है, जिसका जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे लिए ये असंभव है। जीएसटी नोटिस पर उद्योग संगठन भी हरकत में आ गए हैं। गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि जब जीएसटी लागू हुआ था तब ये नियम नहीं था। अचानक ये नियम कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। इससे गुजरात में 1200 छोटे उद्योग परेशानी में आ गए हैं। यही हाल महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी है। जरूरत पड़ी तो गुजरात चैंबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। जीएसटी के प्रावधान में लीज प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं है, इसीलिए हमने इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है वो थ्रू चैम्बर गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किया है। और होप शो कि भाई हमारी स्टेट की गवर्नमेंट कोऑपरेटिव है, अगर हो सकता है तो ये हम सॉल्व हो जाएगा रिजल्ट, अदरवाइज हमको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। अकेले गुजरात में छोटे उद्योगों पर जीएसटी का 1500 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ आने की आशंका है। एमएसएमई का सालाना टर्नओवर काफी कम होता है, फिर भी रोजगार देने के मामले में अव्वल है। अगर जीएसटी का मसला सुलझ जाता है तो न केवल छोटी इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन रोजगार भी बढ़ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। हम बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी पर बाजार आज मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी आज दोनों गिरकर फिर बंद हुए हैं। हमारे साथ सुमित जो बताएंगे कि आज जो क्या रहा बाजार का हाल। तो सुमित, इस गिरावट के बीच एक्शन कहां था, कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स? तो अगर आज थोड़ा प्रेशर रहा मार्केट में, स्पेशली लास्ट आवर के अंदर, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स के साथ किस तरह की स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ी हैं। निफ्टी के आज टॉप गेनर्स में कुछ सिलेक्टिव नाम जहां पे ब्रोकरेज अपग्रेड थे, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, बढ़िया तेजी रही 4% की। डीवी स्लैब 3500 के लेवल्स पे करीब 2% की तेजी। टाटा मोटर और बजाज ऑटो स्पेस से, जहां पर ऑटो सेल्स के नंबर्स का इंपैक्ट और बजाज ऑटो में आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में कोल इंडिया 4.5% नीचे, ओएफएस के बीच में कोटक महिंद्रा बैंक कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, भारती कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, और आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में टीवी18 ब्रॉडकास्ट, वेल्सपन कॉर्प, M&M फाइनेंशियल और इन्फोएज कुछ ऐसे नाम जहां पर करीब 3.5 से लेकर 4.5-5% तक की तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में सुजलॉन कल की तेजी के बाद 5% नीचे, टाटा टीवीएस मोटर्स, आईजीएल और एसआरएफ करीब 1.5 से लेकर 2% तक नीचे बंद होते हुए दिखाई पड़े।
फार्मा में आज एक अच्छी तेजी थी, तो आप डीवीस लैब, मोरपेन लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, जाइडस लाइफ, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक अच्छे तेजी के रुझान बनते हुए दिखाई पड़े। जी शुक्रिया सुमित। फेम 2 स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी में कटौती के बाद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के दाम बढ़ने लगे हैं। सब्सिडी में कटौती का फैसला आज से ही लागू हुआ है, जिसके बाद कंपनियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कितने महंगे हुए हैं, जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, फेम 2 में सब्सिडी कट हुई, उसके बाद से अंदेशा था कि टू व्हीलर ईवी महंगे हो जाएंगे। अब कितनी बढ़ोतरी हुई है दामों में? जी, आज से अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने जा रहे हैं तो ये आपको महंगा पड़ने जा रहा है। लगभग सभी ईवी कंपनियों ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी की है। किस कंपनी ने कितनी बढ़ोतरी की है ये हम आपको बता दें। सबसे पहले बात करते हैं ओला की। इसने S1 और S1 प्रो में जो है उसकी कीमत में बढ़ोतरी की है लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में। एथर एनर्जी की बात करें तो उसने अपने सभी मॉडल्स में लगभग 8,000 रुपये जो है उसमें कीमत में बढ़ोतरी की है। उसके खासतौर पर जो 450X है उसमें। बजाज चेतक ने भी अपनी कीमत बढ़ाई है लगभग 22,000 रुपये के लगभग। टीवीएस का iQube यहाँ पे 17 से 22,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ग्रीव्स ने भी अपनी कीमत बढ़ाई है, हालांकि इसकी जो घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। मैटर ने कहा है कि वो कीमत बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल उसने कीमत नहीं बढ़ाई है। वो 5 जून के बाद से कीमत बढ़ाएगी। और बाकी जो कंपनियां हैं, चाहे वो रिवॉल्ट हो या बाकी कंपनियां हैं, वो भी कीमत बढ़ाने जा रही है, लेकिन सबकी घोषणा अभी नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इसकी घोषणा होगी। और इसका कारण ये है कि आज से जो सब्सिडी स्कीम है सरकार की फेम 2, उसमें सब्सिडी में कटौती की गई है। पहले 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर सब्सिडी मिलती थी, आज से 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर मिल रही है। पहले किसी MRP का 40% तक सब्सिडी ले सकती थी कंपनियां, अब सिर्फ 15% जो है सब्सिडी ले सकती है। और इसी कारण से इन कंपनियों को अपनी कीमत बढ़ानी पड़ी है। अब देखना ये होगा कि ये जो महीना है उसमें इस जो बढ़ी हुई कीमत है उसका असर ईवी टू व्हीलर की सेल पे कितना रहता है। जी, इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। और सब्सिडी हटने के बाद अब ऑलरेडी जो पहले से थोड़े महंगे हैं ईवी, वो और महंगे हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। राजस्थान में अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। किसी भी उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक की बिजली पर किसी भी तरह का सरचार्ज, स्थायी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। अब तक घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, लेकिन स्थायी चार्ज और सरचार्ज लगता था। अब इसे भी खत्म करने का फैसला किया गया है। मॉनसून 4 जून के आसपास केरल पहुंचने के बाद 3 से 4 दिन तक सुस्त पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में इसके करीब 2 दिन बाद एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके चलते 4 जून के बाद मॉनसून की प्रगति को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है। सामान्य तौर पर 1 जून को केरल पहुंचने वाला मॉनसून पहले ही 3 दिन लेट हो चुका है। अभी बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार पर मॉनसून के बादल हैं। यहां से बादलों की गति 1-2 दिन में तेज होती है, तो केरल में पहली बारिश की स्थितियां बनेंगी। उसके बाद की प्रगति अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र पर बनने पर प्रभावित हो सकती है। इससे पश्चिमी तटों पर सामान्य तौर पर 1 जून को केरल पहुंचने पर मॉनसून 5 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। मॉनसून का आना गर्मी से राहत और बारिश के मौसम की शुरुआत माना जाता है। यह भारत की इकोनॉमी के लिए खास मायने रखता है, क्योंकि आज भी 51% कृषि क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर करता है। अब बात कंज्यूमर अड्डा की, जहां हमारी खास सीरीज जारी है। कल कंज्यूमर अड्डा में हमने आपको बताया था कि 12वीं के बाद कॉमर्स के साथ क्या क्या है पढ़ाई और करियर के ऑप्शन। इसी कड़ी में आज जानिए आर्ट में टॉप के कोर्सेज, कॉलेज और करियर के बारे में। कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर 12वीं के बाद आर्ट्स के साथ।